हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को गतिक घर्षण बल के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी पास एक वस्तु है। इस वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक है। और यह वस्तु किसी सतह पर रखा हुआ है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और ये हमारा संपर्क तल है। इस वस्तु पर कम से कम 100 न्यूटन का बल यदि हम लगाएंगे तो वस्तु जो है वो गति में आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं सीमांत घर्षण बल, यहाँ पर सीमांत घर्षण बल इस वस्तु के लिए कितना है, 100 न्यूटन के बराबर है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं यदि हम इस वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगा दे तो क्या होगा। तो आप देखेंगे इस वस्तु पर यदि हम 200 न्यूटन का बल लगा देंगे तो ये वस्तु कहां पर आ जाएगा, गति में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही, ये गति में आ जाएगा। तो गति में तो आ गया, लेकिन क्या इस पर घर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हाँ, इस पर घर्षण बल लगेगा। ये किस आगे की दिशा में गति कर रहा है तो इस पर घर्षण बल लगेगा। वो ये देखिए संपर्क तल है, संपर्क तल के यदि हम स्पर्श रेखा को खींचेंगे, संपर्क तल के यदि हम स्पर्श रेखा को खींचेंगे समतल संपर्क तल पर, तो हमें एक स्पर्श रेखा मिलेगी और उसी स्पर्श रेखा की ओर गति घर्षण बल का दिशा होगा, जिसको हम लोग एफ के बोलेंगे। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आइए चलिए इसकी परिभाषा को लिखते हैं। जब वस्तु गति में रहता है, गति में रहता है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, उस पर लगने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहेंगे, गतिक घर्षण बल कहेंगे। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसको हम लोग गतिक घर्षण बल कहेंगे। ये देखिए, आप देखते होंगे ये राधे चाचा का मोटरसाइकिल है। अब राधे चाचा का मोटरसाइकिल है, अब राधे चाचा इसको पहली गियर में जब इसको स्टार्ट करते हैं तो वो पहले गियर में इसको गति में लेके आते हैं। मतलब गति में लाना होता है तो पहले गियर का वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कैसे संभव है, मतलब क्यों पहले गियर में ही हम किसी वस्तु को गति में लेके आए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। देखिए सबसे पहले गियर में हम लोग, और उसके बाद हम लोग गियर बदल देते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गियर बदल देते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होता है। लेकिन जब हम वस्तु को जो विराम अवस्था में मोटर बाइक, उसको हम लोग पहले गियर में ही गति में क्यों लाते हैं, तो जवाब ये है कि देखिए जब ये विराम अवस्था में है तो कम से कम इसके जो बल जो होना चाहिए, जो बल वो किससे बड़ा होना चाहिए, सीमांत घर्षण बल से, सीमांत घर्षण बल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, घर्षण बल से बड़ा होना चाहिए। तो ये सीमांत घर्षण बल से बड़ा हो जाएगा, तभी ये कहां पर आएगा, गति में आएगा। लेकिन एक बार जब ये गति में आ गया तो इस पर जो है वो जो घर्षण बल लगेगा वो गतिक घर्षण बल लगेगा। और जो हमारा गतिक घर्षण बल है, गतिक घर्षण बल, देखिए ध्यान दीजिएगा, गतिक घर्षण बल जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। किससे, सीमांत घर्षण बल से, सीमांत घर्षण बल से वो क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो शुरू में
हमें बल का जो उपयोग करना पड़ेगा वो सीमांत घर्षण बल से ज्यादा होगा। और बाद में यदि वो गति में आ गया तो हम पर गतिक घर्षण बल लगेगा, तो हम सेकेंड गियर में भी ले लेंगे, थर्ड गियर में भी ले लेंगे, तो ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पहले गियर में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हमें सीमांत घर्षण बल को क्रॉस करना होता है, उससे ज्यादा हमें बल की जरूरत होती है। लेकिन जब गति में आ गया तो गतिक घर्षण बल लगेगा, तो हम बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, मोशन में हम लोग चले जाते हैं। आप लोग साइकिल भी चलाते होंगे, तो जब आप लोग शुरुआत करते होंगे तो आपको ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो जवाब है क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू शुरू में आपको बल जो है वो सीमांत घर्षण बल से ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। और एक बार जब आपका साइकिल जो है वो गति में आ जाती है तो उस पर गतिक घर्षण बल लगता है, जो कि ज्यादा नहीं होता है। आप देखते होंगे चलाने के बाद आपको देखते होंगे ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उस समय गतिक घर्षण बल जो है वो कार्य को कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको गतिक घर्षण बल को ओवरकम करना होता है, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होता, फिर आप आराम से पौधे जो होता है वो मारते चले जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीजें, ये कंडीशन जो है वो होती है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते। गतिक घर्षण बल जो है किस, इसकी निर्भरता के बारे में हम लोग समझते कि किस किस पर निर्भर रहता है। निर्भरता, ठीक है। कैसे हम लोग इसको निर्भरता के बारे में हम लोग समझेंगे? तो सबसे पहले देखिए, यदि गतिक घर्षण बल जो होता है ना वो अभिक्रिया से मान लेते हैं एफ के, ठीक है, समझ में, एफ के होता है, इसको गतिक घर्षण बल होगा। तो ये गतिक घर्षण बल जो होता है ना वो यह एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, ठीक है। ये m मास का वस्तु है और एक दूसरा वस्तु है वो 2m मास का है। समझ में आ गया? दोनों मान लेते हैं गति में है, दोनों गति में है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, गतिक घर्षण बल इस वस्तु पर ज्यादा होगा, ए पर ज्यादा होगा या बी पर ज्यादा होगा? तो आप देखेंगे कि ए पर आप अभिक्रिया बल को देखिए n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2mg। समझ में आ जी? तो ये अभिक्रिया बल जो है वो 2mg के बराबर है। साथ ही साथ इस द्रव्यमान पर देखिए n डैश और अभिक्रिया बल नीचे की तरफ mg है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n जो है वो बड़ा है किससे? n डैश से। समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये आपका अभिक्रिया बल हो गया, ठीक है। तो अभिक्रिया बल ज्यादा होगा तो इस पर गतिक घर्षण बल क्या हो जाएगा? दोगुना होगा, 2Fk हो जाएगा। और इस पर अभिक्रिया बल कम है तो गतिक बल केवल और केवल Fk ही हो जाएगा। समझ में आए? तो आप देख सकते हैं कि गतिक घर्षण बल जो है वो अभिक्रिया बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा? गतिक घर्षण बल। सबसे पहले यहाँ पर देखिए गतिक घर्षण बल, घर्षण बल, गतिक घर्षण बल वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है अभिक्रिया बल के। अभिक्रिया बल, अभिक्रिया बल, ठीक है। समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये अभिक्रिया बल हो जाता है। तो गतिक घर्षण बल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पर हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अनुपात का साइन है। तो यदि हम यहाँ पर म्यू के का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये अनुपात जो है वो बराबर के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, और ये क्या होता है? म्यू के इंटू एन, ठीक है। समझ में आ जाए? अब इस म्यू के को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? गतिक घर्षण गुणांक। ये क्या है हमारा? गतिक घर्षण गुणांक हो गया। समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से
समझना होगा। ये गतिक घर्षण गुणांक हो गया। अब इसका जो वैल्यू होता है आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ये गतिक घर्षण बल कम होता है, तो जवाब है नहीं। आपके स्पीड बढ़ाने से गतिक घर्षण बल को कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, वो उसका रफ्तार है v वेग से वो आगे की तरफ जा रहा है। वही वस्तु का रफ्तार यदि हम 10 भी कर देते हैं, 10 भी, तो 10 भी कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पहले वाले कंडीशन में गतिक घर्षण गुणांक जो है वो ज्यादा होगा कि दूसरे वाले कंडीशन में गतिक घर्षण गुणांक ज्यादा होगा। दोनों का मास m है। अभिक्रिया बल को देखिए, ठीक, वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। ये हमारा अभिक्रिया बल हो गया। यहाँ पर भी n है और ये mg है। अब एक बात बताइए, ये जो हमारा गतिक घर्षण गुणांक है, ठीक, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि सतह जो है, जो आपका संपर्क तल है, ये हमारा संपर्क तल है, तो ये संपर्क तल कैसा है, ठीक है, उस बात पर ये गतिक घर्षण गुणांक जो है वो निर्भर करता है। जैसे सतह यदि बहुत ज्यादा चिपचिपा हुआ तो ये गतिक घर्षण गुणांक जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा गतिक घर्षण गुणांक, तो आप देख सकते हैं कि गतिक घर्षण बल भी ज्यादा होता है। समझ में आ जाए? तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो यहाँ पर इस केस के लिए, पहले वाले केस के लिए हम लोग एफ का यूज करते हैं। तो एफ का क्या होता है, यहाँ पर गतिक घर्षण गुणांक क्या है, म्यू के, ठीक है, समझ में आ जाए, म्यू के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, यहाँ पर देखिए n बराबर किसके बराबर हो जाएगा, mg, म्यू के गुने n, ठीक है, म्यू के गुने n। यहाँ पर पहले वाले केस के लिए। दूसरे वाले केस के लिए आप देख सकते हैं कि क्या सतह बदल गया, क्या सतह तो नहीं बदला, वही सतह है, तो सतह तो नहीं बदला, तो म्यू के का जो मान पहले वाले केस में है वही मान दूसरे वाले केस में भी होगा, ठीक है, म्यू के का मान वही होगा, ठीक है। तो ये म्यू के हो गया, और ये क्या हो जाएगा, और n का मान बदल गया क्या, यदि कोई वस्तु गति में आती है तो n का मान बदल गया क्या, तो म्यू के इंटू n हो जाएगा। तो दोनों केस को आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे तो दोनों केस में जो आपका गतिक घर्षण जो बल है, ठीक है, गतिक घर्षण बल जो है वो सेम होगा, यानी कि वेग उसका भी हो या 10 भी हो, उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। भी हो चाहे 10 भी हो, उससे हमें कोई मतलब तो है ही नहीं। दोनों ही कंडीशन में गतिक घर्षण गुणांक जो है वो समान है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण बल, गुणांक भी चाहे घर्षण बल दोनों, गतिक घर्षण गुणा, यहाँ पर बल के बारे में बात करें, गतिक घर्षण बल दोनों केस में गतिक, इसमें भी गतिक घर्षण बल उतना ही है, इसमें भी गतिक घर्षण बल उतना है। गतिक घर्षण बल वस्तु के गति पर निर्भर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ गया, नहीं करेगा। ये चीजें आपको बड़ी आराम से समझनी है, आप इसको समझ गए। चलिए पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए, हम लोग को पता है कि गतिक घर्षण बल जो होता है वो एफ के जो होता है वो म्यू के गुने अभिक्रिया बल n होता है। अब हम लोग
ये हमारा गतिक घर्षण गुणांक होता है, पता ही है। तो इस गतिक घर्षण गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? तो यदि हम गतिक घर्षण गुणांक को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ के बटे एम। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एफ के क्या है, ये तो गतिक घर्षण बल है, तो बल है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन। समझ में आ गया। और यह देखिए ये अभिक्रिया बल है, ये भी एक बल है, तो इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। अब न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो जो हमारा गतिक घर्षण गुणांक है म्यू के, उसका कोई एसआई मात्रक होगा क्या? तो जवाब है नहीं। क्या वो विमाहीन होगा क्या? तो जवाब है हाँ। ठीक है, समझ में आई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, गतिक घर्षण गुणांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। ये विमाहीन होता है। तो इसका जो विमीय सूत्र, यदि हम लोग बात करें विमीय सूत्र के बारे में, यदि कोई पूछ दे कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमाहीन होता है, यानी कि m का घात 0, l का घात 0 और t का घात 0। ये क्या होता है, विमाहीन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो ये बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ये हमारे पास एक वस्तु है, एक वस्तु है, तो वस्तु का द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं 10 केजी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वस्तु का द्रव्यमान है। अब वस्तु को हम लोगों ने इस पर रख दिया है, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। वस्तु जो है वो गति में है, ठीक है, वस्तु गति में, इसका गति जो है वो भी है, ठीक है, समझ में आ गया, इसका गति भी दिया गया है। इस पर इसका जो गति है, वस्तु का गति जो है, गति नियतांक है, मतलब ये यहाँ पर कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, और ना ही दिशा बदल रहा है, या गति कही या वेग कही, ठीक है, आगे की तरफ ये जा रहा। तो एक बात है, वस्तु पर जो बल है, वस्तु पर बल 100 न्यूटन के बराबर है, 100 न्यूटन है, ठीक है, 100 न्यूटन है। तो वस्तु पर गतिक घर्षण बल कितना हो, क्योंकि गतिक घर्षण बल निकाले, घर्षण बल, वस्तु पर गतिक घर्षण बल के बारे में हम लोग समझेंगे, कितना इस पर गतिक घर्षण बल होगा उसको हम लोग को निकालना है। तो आप देख सकते हैं वस्तु का वेग जो है वो क्या है, नियतांक है, वो बदल नहीं रहा है। वस्तु पर आगे की तरफ बल लगाया ऐसे 100 न्यूटन के बराबर, ठीक है, और इसका वेग नियतांक है। तो आप कह सकते हैं कि इस पर घर्षण बल भी लगा होगा, जिसको हम लोग गतिक घर्षण बल कहेंगे, और वो पीछे की तरफ लगा होगा, समझ में आ जी, 100, और वो 100 न्यूटन के बराबर होगा। तभी इस पर परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल जो होगा वो 0 होगा। परिणामी बल किसके बराबर होगा, 0 न्यूटन के बराबर होगा। समझ में आ गया। तो इस पर परिणामी बल 0 न्यूटन के बराबर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं तभी इसका जो वेग है वो नियतांक होगा, ठीक है, इसका वेग यदि नियतांक है तो जितना आगे बल उतना पीछे बल। तो यहाँ पर गतिक घर्षण बल कितना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 न्यूटन के बराबर होगा। यही वस्तु पर गतिक घर्षण बल जो है वो लग रहा है, समझ में आ गया। अब यदि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर वस्तु पर, ठीक है, वस्तु पर क्या निकालना है, गतिक घर्षण गुणांक निकालना है, गतिक घर्षण गुणांक,
गतिक घर्षण गुणांक कितना होगा, ये हमें निकालना है, यानी कि म्यू के कितना होगा। तो हमें पता है एफ के बराबर कितना होता है, म्यू के गुने एन। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हमें पता है ना जी कि नहीं है, हमें पता है ये गतिक घर्षण बल है म्यू के गुने एन। ये तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले म्यू के का मान, एफ के का मान कितना है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए गतिक घर्षण बल कितना है 100 न्यूटन। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 100, म्यू के नहीं दिया गया है, समझ में आ रहा। यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन, ठीक समझ में आ गया। और नीचे की तरफ अभिक्रिया बल है और नीचे की तरफ भार है, भार कितना है 10 जी। तो ऊपर लग गया एन और नीचे भार 10 जी है, यानी कि 100 न्यूटन है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एन है ऊपर की तरफ और भार जो है 10 जी नीचे की तरफ है, और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है, लंबवत दिशा में कोई भी त्वरण नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो एन है इस वस्तु पर लगने वाला एन किसके बराबर है 10 जी, यानी एन बराबर कितना हो गया 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये तो आपको ध्यान से समझना होगा, ये एन बराबर 100 न्यूटन हो गया। तो यहीं पर यहाँ पर हम लोग एन की जगह पर क्या रखेंगे 100 के बराबर वैल्यू रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम म्यू के बारे में बात करें तो म्यू के कितना हो जाएगा 100 और ये भाग में लग जाएगा तो 100 बटा कट गया, ये 1 के बराबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर गतिक घर्षण गुणांक 1 के बराबर है, समझ में, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो गतिक घर्षण गुणांक जो होता है म्यू के जो होता है वो धनात्मक होता है, वो 0 से 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर भी होता है, और क्या होता है कि 1 2 भी इसका वैल्यू हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये म्यू के का कोई रेंज होता है, ठीक है। ये 0 से के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 के बराबर और बड़ा से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू के का जो मान है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, ऐसे हम लोग इसको, लेकिन पॉजिटिव होगा। एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, कोई सतह है, और इस सतह पर यदि हम देखेंगे कि कोई वस्तु रखा गया है, इस सतह पर वस्तु रख दिया गया है, और यह एक चिकना सतह है, चिकना सतह पूरी तरीके से चिकना है, चिकना सतह है, तो ये चिकना सतह है। तो सबसे पहले आपको एफ के बराबर कितना होता है म्यू के गुने एन, यही हमारा एफ के हो जाता है। तो क्योंकि चिकना सतह है तो चिकने सतह के लिए म्यू के का जो मान होता है ना, तो वो किसके बराबर होता है, म्यू के का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है, म्यू के बराबर 0 हो जाता है चिकने सतह के लिए। तो चिकने सतह पर है तो, और ये वस्तु यदि गति के अंदर है, ये गति कर रहा है, तो वहां पर गतिक घर्षण बल यानी कि एफ के का मान कितना होगा म्यू के, जो कि 0 हो गया। इन कुछ भी हो, बड़ा वस्तु हो छोटा वस्तु हो, चाहे वो हाथी हो चाहे वो चींटी हो, इन कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, यदि चिकना सतह है तो उस पे घर्षण बल कितना लग जाएगा 0 के बराबर लग जाएगा। समझ में आ गया, चिकनी सतह के लिए म्यू के का मान 0 के बराबर होता है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला जब आप डिराइव करेंगे तो आपको 3 अननोन होगा, ये एफ के, ये म्यू के और ये एन। तो 3 चीजें आपके पास, मतलब आपको 3 में से यदि आपको 2 का मान पता है, मतलब इसका यहाँ इस केस में क्या था, इसका मान पता था और एन का मान पता था, तो किसी तीसरे के मान को आप बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। तो 3 में से किसी 2 का मान यदि आपको मालूम है तो किसी तीसरे के मान को आप बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि म्यू के मान को बड़ी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। यहाँ पर क्या है 3 वैल्यू है, 3 में से 2 का वैल्यू पता है, तीसरे पता किया जा सकता है, ठीक है। आज बस इतना है।